हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक कमर्शियल लॉ। तो इसमें हमारे पास दो यूनिट है। हमारी एक यूनिट है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक प्रॉपर एक एक्ट पे बेसिस है। हम फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, फर्दर चैप्टर्स में हम उसी के सब पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हाँ, हम दोनों कोई डील में है तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बट ये हिस्टोरिकली थोड़ा डिफरेंट है, लीगली थोड़ा डिफरेंट है। सो लीगली कैसे है, सो पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, की जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखो, पहले ना 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अंडरलाइन ऑलरेडी है, ठीक है, आपको लाइन वाइज चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ जो कोई ऐसे गवर्न वगैरह नहीं चलता था, सिर्फ एक चार्टर्ड ग्राउंडेड थे जो बाय किंग जॉर्ज वन थे, जिन्होंने 1726 में स्टेब्लिश कर दी ईस्ट इंडियन कंपनी में। वही हल्के वगैरह लॉ वगैरह देख लेते, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और कुछ ऐसे इन केस थे कि अगर जो पार्टीज़ होती थी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती थी, तो उनके लिए डिफेंडेंट लॉ चलाया जाता था। उसके बाद ऐसे कुछ टाउन चलते रहे, थोड़ा यहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह सब चीज़ें मैटर करने लगी, तो लॉ को इवॉल्व किया गया। उसके बाद हमारे पास 1861 में थर्ड लॉ कमीशन ब्रिटिश ने एक लॉ पास करा था। उसके बाद दी लॉ कमीशन सबमिटेड ऑफ ड्राफ्ट, इन्होंने एक ड्राफ्ट सबमिट करा 28 जुलाई 1866 में। फिर द ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेवरल अमेंडमेंट्स वाज इनेक्टेड द एक्ट ऑफ 9 ऑफ 1872 ऑन 25 अप्रैल। फिर यहाँ पे एक अमेंडेड कंसेंट गई। फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, हमारा 1 सितंबर 1872 में इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, की जो हमारे नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ क्या थी। सो द फंडामेंटल ऑफ द लॉ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम्स एंड एंशिएंट, की जिस टाइम से एंशिएंट से चल रहा है। नीड तो हमारी तभी से सी, तो इन एंशिएंट टाइम द लॉ कॉन्ट्रैक्ट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। देखो, पहले क्या होता था, सब कुछ ट्रुथ पे बेस्ड होता था। मैंने उसे ट्रस्ट के साथ कोई चीज़ दी है और मैं किसी ट्रस्ट के साथ उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट मांगूँ, तो वो ट्रस्ट के साथ ही फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, बट जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती थी, ट्रस्ट एकदम टूटने ही लगा। देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ वाज कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस एंड promises made by the parties to a contract become legally bind on them। तो देखो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, जिस ट्रस्ट के साथ आप आए हो, आप उसी को मेंटेन करके चलो, लीगली और बाइंड हो किसी चीज़ से। सो इन नटशेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो नटशेल में ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, की जो पार्टीज उनकी क्या इंटेंशन है, वो फ्रॉड करना चाह रहे हैं या फिर कम्प्लीटली लीगली कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाह रहे हैं, या फिर एज टू डिफाइन प्रोमिसेस मेड बाय देम, कि जो उन्होंने प्रोमिसेस करे उन सबको फुलफिल करना और प्रोमिसेस बनाना, एंड मेक सच प्रॉमिस लीगली बाइंड ऑन देम, कि जो प्रोमिसेस हो रहे हैं उन दोनों पार्टीज़ के बीच में वो लीगली बाइंड होने वाले हैं एक दूसरे के साथ। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, द एक्ट में भी कॉल्ड एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन कमेंसमेंट कब हुई थी इसकी, 1 सितंबर 1872। देन एक्सटेंड क्या होता है इसका, द एक्ट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ये हर जगह पे वैलिड है। देन स्कोप, the law relating to contracts is contained the Indian Contract Act 72। the act has been divided into 2 parts, 2 parts में divided है। the general principle of law, जिसमें हमारे sections 1 to 75 है, एंड सेकंड the specific contracts, जो हमारे section 124 to 238 है। देखो, जो हमारे sections हो गए, अगर आप law में sections लेके नहीं आओगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको marks अच्छे खासे सिक्योर करना है तो आपको sections लिख के आने पड़ेंगे, और जो sections काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेचर, की नेचर क्या है हमारा। सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इन्फोर्स सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट,
Instead, it specifies certain limits which the parties create their own terms and conditions of a contract, respectively rights and duties of for themselves. देखो जो नेचर क्या होता है, ये आपको सिर्फ बताता नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको बताता है कि आपकी पर्टिकुलर लिमिट क्या है, कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप वो इस लिमिट तक काम कर सकते हो, और कुछ मतलब एकदम प्रॉपर एक सी लिमिट सेट करके दे देता है वो। तो अब यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें पढ़ता है, जैसे कि जस्ट इन रेम, जिसको बोलते हैं राइट इन रेम, मीन्स राइट ऑफ अ पर्सन दैट अगेंस्ट द होल वर्ड, जो आपकी अगेंस्ट द होल वर्ड आपका राइट है। देन जस्ट इन पर्सोना, जो आपका सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट राइट है। सो यहाँ पे एक हमारा एक एग्जाम्पल भी है, से जॉय सेल्स हर हाउस टू लकी, कि जो जॉय है वो सेलर है, ठीक है, और हमारा जो लकी है वो बायर है, तो उसने अपना हाउस सेल करा है। तो जॉय इंजॉयज द राइट इन पर्सोना, कि जो जॉय होगा वो राइट इन पर्सोना करेगा, इन द सेंस जो हमारा सेलर है वो एज अगेंस्ट लकी टू रिसीव पेमेंट, कि वो उससे वो सिर्फ उस वो पर्सोना फेस करेगा, मतलब वो एक सिंगल पर्सन फेस करने वाला है, बल्कि जो हमारा लकी है वो इंजॉय करेगा राइट इन रेम अगेंस्ट द वर्ल्ड एज अ पोजिशन ऑफ द हाउस। इन अदर वर्ड्स नो वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब लकी सो एज टू हैव क्वाइट पोजिशन, कि अब उसे कोई भी वर्ल्ड में कोई भी आके उसको तंग नहीं करने वाला, क्योंकि उसके पास पोजीशन आ गया उसके घर का। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है। देखो बेसिकली मैं नटशल में बता देती हूँ क्या है ये फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब भी आप कोई डील फिक्स करते हो, वो कोई घर बेचना है, कोई कार बेचनी है, तो कैसे शुरू होता है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, कि आपने उनको बोला कि आप मुझसे ये ऑफ़र करो, आप उनको ऑफ़र करोगे, एक अच्छी डील ऑफ़र करोगे, फिर अगर वो डील उनको अच्छी लगेगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उसमें लीगलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा पर्पज़ होना चाहिए, और कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बस ये पूरा चैप्टर, ये पूरी यूनिट उसी के इर्द गिर्द घूमी है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा ईजी है। देन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे फॉर्म होता है। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 ऑफ द एक्ट डील्स विद, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे प्रोसीजर लिखे हैं कि कैसे कैसे हैं। देन उसके बाद सेक्शन 124 टू 238, जिसमें हमारे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, पेमेंट एजेंसी, ठीक है। उसके बाद तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है अभी मैं बताती हूँ आपको। एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस इज़ एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। देखो हम नीचे से शुरू करते हैं। एक्सेप्टेड प्रपोजल, मैंने आपको ऑफ़र करा है, आपने उसको एक्सेप्ट करा है, मतलब आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा प्रॉमिस हो गया। अब जो प्रॉमिस होगा इसको एक एग्रीमेंट बोलते हैं, और ये जो एग्रीमेंट होता है इसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एंड एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस एंड अ प्रॉमिस इज़ एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द फॉर्मेशन, देखो मैं पढ़ूंगी प्रॉपर एक प्रोसेस कैसे कैसे फुलफिल है। देखो द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरीली बिगिन्स व्हेन वन प्रपोज ऑफर टू अदर पर्सन, किसी ने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर करा है। सच एन ऑफर इज गिवन एज टू ऑब्टेन असेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर, कि अभी मैंने आपको ऑफर करा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हैंस व्हेन अ प्रॉमिस मेक्स एन ऑफर टू द अदर पर्सन, द पर्सन में एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या फिर आप उसको रिजेक्ट करो। वेयर द ऑफर इज रिजेक्टेड इट रिजल्ट्स नथिंग, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो नथिंग में आ जाएगा, बट अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक प्रॉमिस हो जाएगा। सो नाउ बेसिकली व्हेन देयर आर टू पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम मेक प्रॉमिस टू ईच अदर। अभी हमने प्रॉमिस में आ गए, अगर हमने प्रॉमिस बना लिया है, सो इन अदर वर्ड अ प्रॉमिस कैन वन पार्टीज एक्सचेंज फॉर अदर प्रॉमिस फॉर अदर पार्टी, की प्रॉमिस क्या हो गया कि हम प्रॉमिस एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद देयर आर टू प्रॉमिस इन वन कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इनको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई सामान दे रही हूँ, मुझे पैसे दे रहे हो, तो दोनों प्रॉमिस हो गए। सो व्हेन वन पार्टी एक्सचेंज हर प्रॉमिस टू अदर पार्टी दिस इज द टर्म एज एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉमिस बिटवीन द टू पार्टीज। देन और ये एग्रीमेंट क्या हो गया, जब ये जो एग्रीमेंट होता है इसको कोर्ट इन्फोर्स कर देती है, मतलब कोर्ट बोल देती है कि हाँ आप लीगली आ रहे हो, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देन उसके बाद एन एग्रीमेंट दैट कैन इन्फोर्स बाय लॉ एंड जैसे ये फिर नेक्स्ट चीज़ है डायग्राम में, अ प्रपोजल इज़ व्हेन वन पर्सन गिव ऑफर टू अनदर
कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफ़र करा तो वही प्रपोजल हो गया। फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रॉमिस बोलते हैं। जब दोनों पार्टी अपने प्रॉमिसेस एक्सचेंज करते हैं तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। और एग्रीमेंट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, जब उसे गवर्नमेंट इन्फोर्स कर देती है। ये रहा पेज। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस। एक्सचेंज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट क्या हो जाता है जब उसे लॉ इन्फोर्स कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट। ईजी है ना बहुत ज़्यादा। देन डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस देख लो। अंडर दिस सेक्शन 2.a क्या बोलते हैं? ऑफर। ऑफर क्या बोलते हैं? आप किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हो, कम्युनिकेट करते हो, अपनी विलिंगनेस बताते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2b में क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेक्शन 2c क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। जो ऑफ़र करता है उसको बोलते हैं प्रॉमिसर, और जो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। देन सेक्शन 2d कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? आप जब उनको कोई पैसों की एक्सचेंज कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2e क्या होता है? डिफाइन एग्रीमेंट। जो भी प्रोमिस सेट हो गए होते हैं उनको एग्रीमेंट बोलते हैं। देन सेक्शन 2f बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जब आप एक्सचेंज करते हो। देन सेक्शन 2g बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, जब वो लॉ बोलते हैं कि ये तो इनवैलिड है, ये तो इनलीगल है, तो वहाँ पे वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद डिफाइंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो लॉ होती है उसको इन्फोर्स कर देती है। उसके बाद अभी सीधा नीचे चलते हैं। दी स्टेटमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करा, एग्रीमेंट तो हो गया। अब एग्रीमेंट तो हो गया ना। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो इन्फोर्स नहीं है, हम इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, आगे भेजेंगे नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में लीगलिटी आ जाती है। हमारे प्रोमिसेस में लीगलिटी नहीं आ रही है, जब वो लीगलिटी आ जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो हाईलाइट्स टू सिग्निफिकेंट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यहाँ पे दो टर्म की बात हो रही है, एक एग्रीमेंट, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज टू टर्म्स आर वन हैंड इंटरकनेक्टेड भी और थोड़ी डिफरेंट भी है। देन उसके बाद हमारे पास ऑल असेंशियल्स। देखो कि कॉन्ट्रैक्ट वही होंगे जिसके पास सारे असेंशियल्स होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 10 असेंशियल्स हैं, ठीक है। वो भी नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं कि वो असेंशियल्स कौन कौन से हैं। सो एनालाइज द फ्रॉम गिवन डेफिनेशन इज़ क्लियर दैट जो ऑफर हो एक्सेप्ट होना चाहिए, देन जो प्रोमिस एक्सचेंज होने चाहिए, देन एग्रीमेंट आना चाहिए। देन उसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है? उसमें सारे के सारे 10 एसेंशियल्स आने चाहिए, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आने चाहिए। देन एग्रीमेंट क्या होता है? इनफोर्सिबल एग्रीमेंट हो जाएगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास अनइनफोर्सिबल एग्रीमेंट है तो वो तीन चीज़ों की वजह से हो सकता है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। फर्स्ट इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? इन दोनों की इंटेंशन तो होती है किसी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आने की, बट वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं। देन सोशल एग्रीमेंट होता है कि दोनों की पार्टी की इंटेंशन तो होती है, मतलब लीगली बाउंड होने की नहीं होती। जैसे कि मैंने किसी को इनवाइट करा है, वो इनवाइट में नहीं आया इनविटेशन पे, तो मैं उस पर से कि केस नहीं करूँगी क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं है। देन उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे आप कोई गलत काम करे, कि आपने किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या फिर उसका कोई अनलॉफुल पर्पज़, आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है उस एग्रीमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। देन इंटेंशंस ऑफ पार्टीज़ कैन मेक अ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इंटेंशंस ऑफ पार्टीज़ कैन मेक अ सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि यहाँ पे जो आपकी इंटेंशंस बताती है कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कैसे फुलफ़िल करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So, essential elements of a valid contract under section 10 of ICA 1872 की essential elements कौन कौन से होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की? तो फर्स्ट इज़ लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि आप किसी को लॉफुल ऑफर कर रहे हो और वो लॉफुली उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। सेकेंड वन दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आप एक लीगल रिलेशनशिप बना रहे हो कि आप आगे जाके फ्रॉड नहीं करोगे एक दूसरे के साथ। देन उसके बाद और जो लीगल इंटेंशंस होती है, या तो उसको एग्रीमेंट में बना लो या फिर आपको उसको राइट डाउन कर लो। थर्ड वन दैट इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। देखो कंसिडरेशन होता है कि आपको एक बेनिफिट एक्वायर कर रहे हो सामने वाली पार्टी से, और अब देखो आप उसकी चीज़ें फुलफिल कर रहे हो, आप उसका प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हो, तो एक्सचेंज में आपको भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो जब आप उनसे कोई पैसे कंसिडरेशन एज अ कंसिडरेशन लेते हो तो उसको बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सेक्शन
23 ऑफ ICA द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। और जो आपका कंसिडरेशन होना चाहिए वो थोड़ा लॉफुल होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि वो कुछ समथिंग रिटर्न में होना चाहिए। यहाँ पे मनी, गुड, सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। देन ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी दिया जा सकता है। देन उसके बाद एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। देन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की जो पार्टीज़ है वो एक मेजर होना चाहिए। पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ ने उसको कोई डिस्क्वालीफाई ना करा हुआ किसी चीज़ से, और वो अच्छा समझने वाला हो जब वो एक एग्रीमेंट साइन कर रहा हो। देन फ्री कंसेंट होता है आपकी विलिंगनेस, कि आप चाहते भी हो कि आप नहीं चाहते हो। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आपने कोई चीज़ें मतलब फ्रॉड के साथ आपने कंसेंट लिया, तो फर्स्ट इज़ कॉर्सेंट। तो यहाँ पे जो आपको फिजिकल थ्रेट करके आपने कंसेंट ली हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपने किसी को मेंटल थ्रेट करके ली हो, फ्रॉड। देन आपने किसी को इंटेंशनली डिसीव करके ली हो। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, जब कोई अनइंटेंशनली कोई चीज़ें गड़बड़ हो गई। देन मिस्टेक, जब भी आपको कोई मिस्टेक गलती से कर दी हो। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके साथ किसी भी इन चीज़ों से हुआ है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन 6(1) दैट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट, की जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका बेसिक पर्पज़ है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने का, वो एक लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, वैसे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट दैट इज़ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन सो अनलॉफुल। वो अनलॉफुल कब हो सकता है, जब वो किसी लॉ ने गलत कहा हो, या फिर वो कोई फ्रॉड हो, या फिर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो, या फिर वो थोड़ा इमोरल हो। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सो द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, नॉट बी वेग इन ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे की जो इंटेंशंस है वो एकदम लॉफुल होनी चाहिए, और वो कुछ ऐसे गलत चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बोला किसी कॉन्ट्रैक्ट में, हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो मतलब पॉसिबल होना चाहिए। परफॉर्मेंसेस की कुछ पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो 91 दैट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़, उसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वो रिटर्न में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म होना चाहिए, एग्रीमेंट अटेस्टेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ड्यूटी लगी होनी चाहिए। तो उसके बाद नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट ना होना चाहिए। एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट वाली कोई फ्रॉड नहीं लगनी चाहिए। इन मतलब जितने भी सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जितने भी सेक्शन है, ये सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखो, एक प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी 4 तरह से डिवाइड करे हुए हैं, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की फॉर्म कैसे हो रहा है, देन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, देन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, देन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन के 3 बेसिस पे है, एक्सप्रेस, एम्प्लाइड एंड कॉसी। एक्सप्रेस को कैसे कर सकते हो, मतलब बता रहे हो, या तो ऑरल बोल के कर सकते हो, या फिर रिटर्न लिख के कर सकते हो, या फिर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन कर सकते हो। देन एम्प्लाइड, जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो आपको वहाँ GST पे करना पड़ेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव होते हैं, जब अब आप कोई कुछ कर सकते हो, ठीक है, मतलब। और एक होता है एग्जीक्यूटरी, एक एग्जीक्यूटरी हो सकता है या तो यूनिलेटरल, मतलब कोई एक पर्सन कर रहा होता है, या बाइलेटरल तो दोनों पर्सन कर रहे होते हैं। देन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, देन उस पर डी आ जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिड है मतलब वो वैलिड है, वॉइड है मतलब वो वॉइड मतलब गवर्नमेंट ने उसको इन्फोर्स नहीं करा है। देन इलीगल है तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करा है। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की वो खुद से ऑटोमेटिक ही हो गए। देन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो अब इनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, की फॉर्म हो रहा है। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, जहाँ पे रिटर्न लिख के कुछ कर सकते हो आप, मेमोरेंडम में, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, पावर ऑफ अटर्नी, ये सब चीज़ें। देन ऑरल क्या, आपने किसको वर्बली बोल के करा है। देन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब कोई ऑनलाइन कर देते हो। देन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी का सरकमस्टांसेस होते हैं। देन रेस्टोरेंट वाला। देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इन्फोर्स द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बाय कोर्ट ऑफ लॉ, की जो लॉ होती है वो फोर्स कर देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ होती है वो बनाती है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। देन सेकंड वन दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, की परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की आपका परफॉर्मेंस बताएगी कैसे करोगे। सो व्हेन वन एक्ट इज एक्सचेंज फॉर अनदर, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कोई एक काम की आप
एक काम के लिए दूसरा काम कर रहे हो तो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। एंड बोथ द पार्टीज प्रॉमिस ईच अदर टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑब्लिगेशंस, की जो जो काम उनको करना है वही करेंगे। सो व्हेन और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे होते हैं, जब दोनों पार्टी नहीं कर रही होती, सिर्फ एक पार्टी कर रही होती है। देन व्हेन प्रोमिस टू फॉर अनदर सच कॉन्ट्रैक्ट्स को बिलेटरल, जब दोनों प्रोमिस करते हैं तो उन्हें बिलेटरल बोलते हैं। एंड वे वन पार्टी हैज़ परफॉर्म बट द अदर वन पार्टी डिड नॉट परफॉर्म, कि एक पार्टी ने कर दिया बट दूसरी पार्टी ने नहीं परफॉर्म करा है, तो उसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। देन सेकंड C1 दैट इज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। सो and standard from contracts a term the contract are pre-drafted by one parties and the other party has to just sign the acceptance, कि पहले वाली पार्टी ने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस दूसरी वाली पार्टी को आके सिर्फ सिग्नेचर एंड साइंस वगैरह ही करनी है। देन उसके बाद डी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपकी वैलिडिटी पे डिपेंड करते हैं। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ ने इन्फोर्स कर दिया उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। देन वॉइड एग्रीमेंट कौन से होंगे, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल लॉ इज़ वॉइड एग्रीमेंट, कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट लॉ ने मना कर दिया तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। देन उसके बाद इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, ऑल एग्रीमेंट ऑफ जिनका पर्पस जो होते हैं अनलॉफुल होता है उसको बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज एनफोर्सेबल लॉ बिकॉज द वॉइड इट बिकम द सीज ऑफ इनफोर्सिबल, कि जो कोई गवर्नमेंट है उसने सीज कर दिया कोई कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रॉपर एक टर्म है वॉइडेबल, देखो प्रॉपर एक स्टोरी है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंसेंट ऑफ वन पार्टीज वाज नॉट फ्री, देखो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में जब किसी वन कंसेंट मतलब किसी वन पार्टनर की कंसेंट फ्री नहीं होती है, वो किसी भी पार्टी से मतलब ज़बरदस्ती उसको इन्फ्लुएंस करके फ्रॉड करके मिसरिप्रेजेंटेशन से लाया गया। सो सच पार्टी जिसकी फ्री नहीं है उसको बोलेंगे हम एग्रीव्ड पार्टी, या फिर उसको बोलेंगे हम इनोसेंट पार्टी। देन द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ टू ऑप्शन, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो कंटिन्यू करके रखे या तो एक्सेप्ट कर ले, फिर उसको बोल दे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मुझे ज़बरदस्ती से हाँ करवाई गई है। सो इफ़ द एग्रीव्ड पार्टी अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्सिबल, अगर उसने कर लिया एक्सेप्ट कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर वो डिनाई कर दे दिया तो एक अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देन उसके बाद वंस द एग्रीड पार्टी अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट वर रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, अगर उसने बोल दिया कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाएंगे, मतलब वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के आ जाएंगे। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ही उनको इन्फोर्स कर देती है, मना कर देती है। देन उसके बाद पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज मीनिंग, सो कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा लॉ ने इन्फोर्स कर दिया। सेकंड दैट इज़ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, जहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन वगैरह आ रही है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। देन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, सो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सिबल लॉ होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अभी नहीं होगा। देन इंटेंशंस ऑफ पार्टीज़ क्या होती है, इन दोनों की कॉमन इंटेंशंस होती है। देन मीन वाइल द एग्रीमेंट में क्या होता है, द इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज नॉट अ फॉर्म ऑफ लीगल रिलेशनशिप, जो एग्रीमेंट की जो इंटेंशंस होते हैं वो लीगल रिलेशनशिप की कोई इंटेंशन नहीं होती है। देन कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच आ गया है सो अगर पार्टी ने कोई ब्रीच करा है सो दूसरी पार्टी को भी ख़त्म हो जाएगा। देन एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइट्स एनी लीगल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ब्रीच, अगर यहाँ पे कोई आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर आपका कोई एग्रीमेंट ब्रीच हो जाता है तो। देन उसके बाद काइंड्स, सो देयर आर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, और जो हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल एंड फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में बटे हैं। देन असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास पूरे 10 असेंशियल्स हैं और हमारे पास एग्रीमेंट में सिर्फ एक या फिर एक दो से ही असेंशियल्स हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, की इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी की अगर कोई इंसॉल्वेंसीज हो जाता है सो ऑफिशियल्स तो उनको पता लग जाता है और वहाँ पे जो ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। देन एन एग्रीमेंट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी लीगल प्रोटेक्शन द इंसेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी हैज़ द अदर पार्टी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो एग्रीमेंट होगा वो डिवॉइड हो जाएगा। देन स्कोप, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट हैव वाइडर टर्म, की जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडर टर्म है, मीनवाइल जो एग्रीमेंट है एक लोअर टर्म है।
देन उसके बाद तो एग्जाम्पल्स है, तो आप खुद ही रीड कर लेना. देन डिस्टेंस बिटवीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट, कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है. सो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्स बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट. जहाँ पे जो लॉ है उसने इन्फोर्स नहीं करा है तो उसको हम बोल देंगे हम एक वॉइड एग्रीमेंट. और जो वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब वो लॉफुल नहीं होगा तो इसलिए वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन रीज़न वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज़ नॉट फ्री. अगर वो कंसेंट फ्री नहीं है तो एक वॉइडेबल एग्रीमेंट है. और यहाँ पे आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो आप वॉइड एग्रीमेंट के लिए, जैसे कि कंसिडरेशन नहीं है, डिस्टेंस ऑफ मैरिज वगैरह, ये सब चीज़ें. देन वैलिडिटी क्या होगी, दोनों पार्टी ही इनवैलिड हो जाएंगी. देन अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ इनवैलिड इंस्पेक्शन, ही इंस्पेक्शन से इनवैलिड हो जाता है. देन रेमेडीज़ क्या क्या होती है, कैंसिलेशन, रिसेशन कर सकते हो. और एग्रीमेंट के लिए आपके पास लॉ ने नहीं कोई रेमेडीज़ बताई है. देन उसके बाद राइट ऑफ द थर्ड पार्टीज, इन केस ऑफ अ पार्टी ट्रांसफ़र द गुड्स अंडर वॉइडेबल टू अ थर्ड पार्टी, देन इन सच केसेस देन थर्ड पार्टी शेल लॉफुली एक्वायर दोज राइट्स. कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को राइट्स ऑफर कर रहे हो तो वो आपके जो राइट्स हैं उनको अच्छे से एक्सेप्ट कर ले और उनको यूज़ कर लें. देन उसके बाद इन अ वॉइड एग्रीमेंट टू रेमेडी अवेलेबल एग्रीमेंट वॉज नेवर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि यहाँ पे भी लॉ ने नहीं बताया. देन इन वॉइड एग्रीमेंट देयर इज़ नो क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. देन लीगल कंसिक्वेंसेस, वॉइड एग्रीमेंट में तो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते जो, बल्कि जो वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा उसमें जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. एग्जांपल आप खुद रीड कर लेना. देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन entered in but due to some supervising impossibility of performance today it become impossible and perform hence voidable. कि देखो लॉ ने तो आपको बोल दिया था बट आपके ही कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती है, इस वजह से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. बल्कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैन बी अवॉइडेड बाय द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री इन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जहाँ पे किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है तो वहाँ पे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. देन रीजंस, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू सम सब्सटेंट इवन द ट्रेंडर्स परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हुई है और हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब किसी कंसेंट फ्री नहीं होती है. देन पॉइंट ऑफ अनइन्फोर्सिबिलिटी, यहाँ पे लॉ ने मना कर देते हैं और यहाँ पे हमारे खुद ही जो पार्टी होते हैं वही मना कर देते हैं. देन रेमेडीज़ क्या है, यहाँ पे क्वांटम मेरिट लग जाता है, यहाँ पे डिसेशन कॉन्ट्रैक्ट या डिस्ट्रिक्शन लग सकता है. हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देन राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, कि यहाँ पे अ थर्ड पार्टी कैन नॉट एक्वायर राइट इन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड, कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वो एक्वायर नहीं कर सकते. देन वॉइडेबल में यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं राइट. देन लीगल इफेक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज न्यूटली देयरफॉर गिव नो लीगल राइट्स, यहाँ पे कोई लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं. दैन डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, कि वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट क्या है. सो एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, कि जहाँ पे जो कोई लॉ है वो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स नहीं करा है वो उसको बोल देंगे वॉइड एग्रीमेंट. देन इलीगल एग्रीमेंट कौन सा होगा, जिसका ऑब्जेक्ट थोड़ा अनलॉफुल होगा. देन रीजंस क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो, जैसे कि कंसिडरेशन नहीं दिया है, ट्रेड में कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई है. देन हमारे पास इलीगल एग्रीमेंट में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जो खुद ही अनलॉफुल होगा. देन गवर्निंग सेक्शंस कौन कौन से 23 to 30 होते हैं और यहाँ पे 23 to 24 होते हैं अबाउट इलीगल एग्रीमेंट्स. देन स्कोप क्या होगा, तो स्कोप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट की यहाँ पे एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा और इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं ये हमारे सारे नॉट इलीगल होते हैं. देन पनिशमेंट ऑफ पार्टीज़ क्या होगी, यहाँ पे अवॉइड एग्रीमेंट में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इनटू लीगल पनिशमेंट, यहाँ पे हमेशा आपको लीगल पनिशमेंट नहीं मिलेगी. देन द पार्टीज इनटू इलीगल एग्रीमेंट में लाइबल टू पनिश बाय लॉ, की जो लॉ होगी वो आपको पनिश करेगी. देन इफेक्ट ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट आर इन्फोर्सबल बाय लॉ, यहाँ पे लॉ आपको इन्फोर्स करेगी, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगी आपको लॉ नहीं इन्फोर्स करती है. देन डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज एन इन्फोर्सबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एंटर्ड इनटू बट ड्यू टू सम सुपरवाइजिंग, कि वही कि आप आए तो थे बट सुपरवाइजिंग की वजह से वो इम्पॉसिबल हो रहा था, अब वो कैंसिल करना पड़ा है। देन वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ, कि लॉ ने उसको इन्फोर्स नहीं करा है तो वो वहीं से वॉइड एग्रीमेंट हो गया। देन रीजंस क्या क्या होते हैं, कुछ भी रीजंस होते हैं कि सुपरवाइज करने में कोई प्रॉब्लम आई है और यहाँ पे आपको कोई पर्सन जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट दैट इज़ enforceability, a word contract become unenforceable by law on the occurrence of event, कि आप इवेंट की वजह से आप अनइन्फोर्स कर रहे हो उसको। देन अवॉइड अग्रीमेंट अनइन्फोर्सेबल आएंगे बाय बिगनिंग, या बिगनिंग से ही आपका इन्फोर्स हो जाता है। देन रेमेडीज़ क्या होगी, यहाँ पे क्वांटम मेरिट मिल सकता है और यहाँ पे आपको कोई रेमेडीज नहीं मिलती है। एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रेजिडेंट्स टू कंट्रीज बिकम वॉइड व्हेन डिक्लेयर्ड बिटवीन टू कंट्रीज, या कि इसकी पहले वो कॉन्ट्रैक्ट था बट अभी वॉर हो गई है दो कंट्रीज़ के बीच में तो वॉइड हमारे पास एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देन एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन तो वहाँ पे वो तब वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।